बहुत संक्षेप में कुछ बातें रख के आप लोगों से फिर इजाजत हाँ चाहूंगा। हाँ प्लीज प्लीज। तो एक तो बहुत जी जी स्पष्ट सर। रूप से मुझे लगता है कि जो समाज की जो जो भी इश्यूज हैं, समाज के जो कंसर्न्स हैं, और क्या यहाँ से आगे क्या रास्ता हो सकता है, इस बारे में बहन जी ने आज जो बोला है उसमें अब ऐड करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो हम उसकी सिर्फ व्याख्या कर सकते हैं, उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। मुझे लगता है कि उन्होंने कंप्लीट पैकेज दे दिया है इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए, कि इस पूरे विषय को कैसे समझें और ये किस तरह से इसका असर है और ये कैसे नुकसानदेह है। और जो उन्होंने यूज किया है वर्ड, वो बहुत ही चिंताजनक है। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में पहली बार यूज किया है, और बहन जी हल्के में कोई बात बोलती नहीं है। अगर वो बोल रही हैं कि समाज के लिए इमरजेंसी या आपातकाल आ गया है, तो इससे बड़ा कोई खतरा हो नहीं सकता है। समाज इस समय अपने सबसे बड़े खतरे के सामने है, और अगर हमने इस समय सही ढंग से इस खतरे से समाज को नहीं निकाला, तो मान लीजिए कि आने वाली जो जनरेशन्स होंगी वो बोलेंगी कि आप उस समय थे तो आप लोगों ने क्या किया था। तो हम सब लोगों को अपना शायद लेखा जोखा, मतलब अपने आने वाली पीढ़ियों को देना पड़ सकता है कि आप तो थे, आपने क्या किया, आपने क्यों बर्बाद होने दिया, आपने बाबा साहब का कारवां को पीछे क्यों जाने दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही, मतलब जिसको बोलते हैं, जो जैसे तूफान की कैटेगरी होती है ना, 1 2 3 4 कैटेगरी, जो मतलब सबसे तेज तूफान होता है उसकी कैटेगरी होती है, तो सबसे तेज तूफान की कैटेगरी है। इससे बड़ा कोई खतरा हो नहीं सकता। एटलीस्ट जो अभी आप कह भी रहे थे, एक मित्र की पूना पैक्ट के बाद का ये सबसे बड़ा खतरा है समाज पर। अभी मैं सिर्फ इसमें एक जो समाज शास्त्रीय दृष्टि से जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है उसको, इसमें जो मैं एक, दरअसल ये फैसला लेने वाले दिमागों को अगर मैं एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल एक एक्सरे का अगर कोई विधि हो, और इनको एक तरह से आर्कियोलॉजी ऑफ माइंड अगर देखें, कि इनके लेयर्स हटा के देखें कि इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, ये जजमेंट क्यों आया है, तो मुझे लगता है कुछ दिलचस्प बातें सामने आएंगी। खतरा क्या है, बहन जी ने बता दिया है। नंबर 1 कि आरक्षण के लिए मेजर खतरा है। बांट जब देंगे टुकड़े में, तो आप सीधा समझिए ना कि आज की तारीख में जैसे 15% अगर शेड्यूल कास्ट आरक्षण है, तो हर ऑफिस में जो 6ठी सीट है या 7वीं सीट, वो शेड्यूल कास्ट को आती है। इसके बाद जब मान लीजिए इसको 3 डिवीजन में बांट दिया गया, तो आपको वो सीट जाके वो 27वीं 28वीं सीट आएगी। और बहुत सारे ऑफिस में 27वीं सीट होती ही नहीं, बोर्ड डिपार्टमेंट में 27वीं सीट होती ही नहीं है। तो जब वो सीट आएगी ही नहीं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट बन चुके हैं, सरकारी नौकरियां ऐसे भी कम है, तो आप समझ लीजिए कि अभी मुश्किल से 6-7% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का लागू होता है। कुछ पदों पे जाते जाते वो 2% तक रह जाता है। तो वो कहाँ चला जाएगा, तो जो चीज रहेगी नहीं वो बटेगी कैसे। तो सबसे बड़ा तो बहन जी ने वो बोला है। दूसरा ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि शेड्यूल कास्ट के वो यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं, जो बहुत अच्छे से सूरज भाई ने बोला कि आज हम नहीं देखते हैं कि रोहित वेमुला को कुछ हुआ तो उसकी क्या जात है, डेल्टा मेघवाल का मर्डर होता है या जो भी घटना होती है उसके साथ राजस्थान में, तो हम नहीं ये पूछते हैं कि वो कौन सी हमारी बिरादरी की है कि नहीं पूछते हैं। एक हाथरस की घटना होती है तो हम ये नहीं देखते हैं कि किस बिरादरी पे पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है और सरकार को उस पर एक्ट करना पड़ता है। तो आज आप अपनी यूनिटी से जो अचीव कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, आपका रिजर्वेशन बचा हुआ है, आपके SC ST एक्ट पर जब हमला होता है तो पूरा देश खड़ा हो जाता है, कोई कोशिश नहीं करता है आमतौर पर कि रिजर्वेशन पर हमला करें। ये आपका ये प्रोटेक्शन चला जाएगा जैसे ही आपकी ये जो यूनिटी है वो ब्रेक हो जाएगी। और मुझे लगता है कि 2018 में इस बात की बुनियाद पड़ गई थी कि इस यूनिटी को कैसे तोड़ा जाए। ये उसी समय एक इनके दिमाग में आ गया होगा कि इस यूनिटी को तोड़ना जरूरी है, वरना ये क्लास जो है ये किसी भी और तरह का वर्चस्व कायम करने में सबसे बड़ा बाधक है। इस क्लास के यूनाइटेड रहते हुए हम इस देश पे मनमाने तरीके से कोई चीज नहीं ला सकते हैं, ये इनको समझ में आ गया था। यही एक यूनाइटेड क्लास है। जो सूरज भाई ने ये भी बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जो ओबीसीज हैं, क्योंकि वो होमोजेनियस ग्रुप नहीं है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, बहुत अपने अपने ढंग से बटा हुआ है, उसकी कोई एक कॉमननेस नहीं है। उनका कॉमननेस एजुकेशनल बैकवर्डनेस है जो बहुत वेग टर्म है, उनका जो सामाजिक बैकवर्डनेस है वो भी बहुत वेग टर्म है। तो उसके मुकाबले खास करके शेड्यूल्ड कास्ट बहुत डिफाइंड क्लास है, और ये
संविधान का भी मोहताज नहीं है, उससे भी पहले से, आजादी से काफी पहले से एक डिफाइंड है कि कौन शेड्यूल कास्ट होगा, उसके बनाने की विधि की, उसके आइडेंटिफिकेशन के जो कौन से 9 क्राइटेरिया होंगे, और संविधान के लिखे जाने से पहले ये लिस्ट तैयार थी। संविधान सभा ने उस लिस्ट को एंडोर्स किया, उसको पारित किया, और ये संविधान आदेश 1950 के जरिए जारी हो गया कि ये लिस्ट है। और इसमें उसी में आर्टिकल 341 में बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि इसमें इस लिस्ट को राष्ट्रपति जो है वही इसको जारी करेगा, और कोई भी किसी भी तरह का संशोधन और बदलाव जो है वो पार्लियामेंट के जरिए होगा। बिल्कुल वेल लेड लॉ है, इसमें कोई किसी को आज तक कोई एम्बिग्युइटी, कोई उलझन किसी को नहीं थी। क्योंकि समझिए कि उसको संविधान सभा में चर्चा हुई थी इस पर कि किसको ये अधिकार होना चाहिए कि कौन ये लिस्ट बनाएगा। उसमें बाबा साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग एक आर्गुमेंट था, जिसको सभी लोगों ने माना भी, कि एक राज्य सरकार हो सकता है कि बहुत राजनीतिक कारण से किसी को शेड्यूल कास्ट को एक विशेष तरीके से शामिल कर ले सकती है, और कि उस कम्युनिटी का हमें वोट मिल रहा है, इसको हम ले लेते हैं, तो ये बहुत ही अराजकता की स्थिति हो जाएगी, तो ये उसको अलाउ नहीं किया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड और ताकि वो संसद वगैरह से के रास्ते से हो। आज की तारीख में अब जो विधि ये बना दिए हैं, इसके बाद किस तरह के नेगोशिएशन होंगे जातियों और पार्टियों के बीच में, कि आपको ये 2 कैटेगरी में ऑलरेडी बांट चुके हैं, हम आपके लिए एक तीसरी कैटेगरी बना के आपको 2% या 3% दे देंगे, आप हमको वोट तो लेके आइए बस। आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ी देश में अराजकता फैला देंगे। और एक मणिपुर तो इनसे संभल नहीं रहा है, पूरे देश में ऐसे वो 1000 मणिपुर खड़ा कर देंगे अगले 2 साल में। आप देखिएगा अगर इसको, इसलिए बहन जी जब कह रही हैं कुछ भी, तो समझ लीजिए कि वो राष्ट्रहित में है, समाज हित में। दिलीप सर, इसमें सर पर्टिकुलर पिन पॉइंट किया जा सकता है ना, जैसे 2 कास्ट डाल दी है और एक कैटेगरी बना दी, तो जब भी कहीं भी अपियर करेंगे तो पता रहेगा तो सामने वाले को ये किस जाति का। तो बोला उन्होंने सब क्वालिटी। पंजाब में क्या होगा, पंजाब में उन्होंने 2 कास्ट को इंक्लूड करेंगे, वो मजहबी और वाल्मीकि सिख, तो वो दरअसल एक रिलीजियस कैटेगरी है, और वहां के रिलीजियस पॉलिटिक्स का पार्ट है वो। ये सरकार समझ नहीं रही है कि वो कितने और ये सरकार मतलब इसका अटॉर्नी जनरल जाके बोल आता है कि सब क्वालिफिकेशन अलाउड है। बताइए कैसे भाई, सब क्वालिफिकेशन कैसे अलाउड है? आपको संविधान, ये सूरज जी ने ये भी बहुत अच्छा बोला कि उनका दायित्व है, और वो भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल नहीं है, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। उनका दायित्व है कि जो भी, वो भारत के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर हैं, भारत का जो भी वो कानून है, संविधान है, उसको डिफेंड करने के लिए उनको खड़ा होना है, जब तक कि वो कानून मौजूद है। कानून जब मौजूद नहीं तो अलग बात है। कानून आज की तारीख में आपके पास 341 है, आपको 341 को डिफेंड करने के लिए आपकी नौकरी है। अटॉर्नी जनरल का काम ये थोड़ी ना है कि मेरा मन कर रहा है कि हाँ जी लगता है कि सब क्वालिफिकेशन अगर अलाउड कर दें तो क्या दिक्कत है, कर देते हैं। इसके लिए नहीं है आप भाई साहब, दिस इज नॉट योर असाइंड जॉब। तो आपको जब ये काम नहीं दिया गया, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? कि आपको किसने कहा है कि आप नया कोई संविधान लिख देंगे? आप संविधान सभा बनने के लिए बैठे हुए हैं क्या? मतलब चंद्रचूड़ को भ्रम हो गया है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, पार्लियामेंट है, सबके बाप बने हुए हैं। तो ये देश में अराजकता ले आएंगे। एक देखिए ना, एक जजमेंट से मणिपुर में क्या हुआ था, एक SC/ST एक्ट के जजमेंट से 2 जजों ने लिख के दे दिया, पूरे देश में आग लग गई, 500 शहर बंद हो गए, कितने 1000 करोड़ का नुकसान हुआ, हिसाब नहीं है, कीमती जाने गई। तो ये लोग जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ही मतलब दिस इज ग्रामर ऑफ अनार्की। ये अनार्की की तरफ देश को ले जा रहे हैं। देश एक स्टेबल तरीके से इस समय लगभग सामाजिक एक ठीक है, थोड़ी बहुत उथल पुथल है, लेकिन कुल मिलाकर एक इक्विलिब्रियम में देश है। इसको इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से डिस्टेबलाइज किया है। सरकार की इसमें भूमिका बिल्कुल जो है, उसकी बहन जी ने जो आलोचना की है बिल्कुल सही आलोचना की है कि बीजेपी की सरकार है, उनका दायित्व था कि उसका अटॉर्नी जनरल को क्या पोजीशन लेनी चाहिए, तो क्या पोजीशन लेके आ गया। आम आदमी पार्टी इस केस को लेकर आई ये सुप्रीम कोर्ट में, उसने क्यों नहीं संवैधानिक पोजीशन ली? और कांग्रेस की जो सरकार है तेलंगाना की, उसने क्यों नहीं संवैधानिक पोजीशन ली? तो इन लोगों ने मिलकर इस देश को, ये असल में बहुत छोटे पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इनको लगता है कि ठीक है। बहन जी कई बार राजनीतिक रूप से सफल शायद इसलिए भी लोगों को नहीं नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए राष्ट्रहित वो सर्वोपरि मान रही हैं, समाज और राष्ट्र को महत्वपूर्ण मान रही हैं, तो इसलिए वो सस्ता काम नहीं कर रही हैं। लेकिन इनके लिए तो कुछ नहीं है, ठीक है, अगले बार ये 2 जात का वोट मिलेगा, इनको एक कैटेगरी बना देते हैं।
और ये भी असल में प्रदीप जी जो कह रहे हैं कि डाटा नहीं है, डाटा हो तो भी नहीं कर सकते हैं। मुश्किल ये नहीं कि डाटा नहीं है, डाटा तो इनके पास क्या है। अब यूपी का मैं उदाहरण बता रहा हूँ, 57% जाटव चमार और 13% पासी और धोबी और कोरी, मोटे तौर पर इन 4 जातियों के लोग अगड़ा मान रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के अंदर ज्यादातर ये मिल गया है। भाई इनकी टोटल आबादी 80% से ज्यादा है, इनके क्या 80% पोजीशन पे बैठे हुए हैं क्या शेड्यूल कास्ट के। और क्या जो अगर मान लेते हैं कि टोटल 4 करोड़ आबादी में 2-2.5 करोड़ आबादी अगर जाटव एंड चमार, जो जिसको ग्रुप बोलते हैं, जाटव चमार ग्रुप जिसको बहन जी बोल रही थी, तो ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप अगर 2.5 करोड़ है यूपी की आबादी का, इस प्रोपोर्शन में क्या सरकारी ऑफिसर है? 2,80,00,000। हाँ, तो उतने क्या सरकारी ऑफिसर आ चुके हैं क्या? जाटवों का ओवर रिप्रेजेंटेशन तब होगा ना जब ये भारत का सबसे बड़ा जो कास्ट ग्रुप है वो उसमें ये आता है। क्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो चुकी है सरकारी नौकरियों में? ओवर रिप्रेजेंटेड तो तब मानेंगे। और मान इसके बावजूद वो शेड्यूल कास्ट का टाइप, मैं कह रहा हूँ कि बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन कोई बंटवारा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये होमोजेनियस क्लास के रूप में ही ये बना है। इसका आधार ही छुआछूत पना है, जिन्होंने छुआछूत झेला है। ये इस मामले में बैकवर्ड क्लासेस से बिल्कुल अलग है। बैकवर्ड क्लास जो है वो संविधान बनने के भी मतलब करीब 40 साल बाद जाकर उसकी फर्स्ट लिस्ट प्रकाशित हुई है ओबीसी की, और शेड्यूल्ड कास्ट की लिस्ट आजादी से करीब 1900 आप समझिए कि करीब करीब 15 साल पहले प्रकाशित हो चुकी है। तो इन दोनों को एक साथ कैसे तोल रहे हैं कि बैकवर्ड क्लास को बंटवारा कर दिया तो शेड्यूल्ड कास्ट करते मजाक चल रहा है क्या इस देश में? तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है। छोटी छोटी बैठकें कीजिए, लोगों को समझाइए, और मतलब थोड़ा सा इसको, मुझे लगता है कि जैसे हमारे पास कम से कम 100-200 वक्ता होने चाहिए जिसको समझे। और सूरज जी से मेरा निवेदन है कि अभी अगले 10 दिन तक हर दिन आप स्पेस आयोजित कीजिए हमारी अपनी ट्रेनिंग के लिए। मैं जैसे भी बहुत सारी चीजें आप लोगों से भी सीख रहा हूँ, सूरज जी ने बहुत सारी नई बातें बोली हैं, तो उस तरह से मेरा भी नॉलेज उससे बढ़ता है। तो आप लगातार अगले कम से कम 10 दिन तक हर दिन इसको आयोजित करें, और एक कुछ और लोग जो इस विषय को लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, उनको बुलाएं, उनसे बात करें, रिकॉर्डेड स्पेस करें, उसको बाद में यूट्यूब वालों को दे दें उसको, ताकि वो यूट्यूब वगैरह में इसको डाल लें इस डिस्कशन को। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दांव पे सिर्फ शेड्यूल कास्ट का नहीं लगा हुआ है, इसमें पूरा राष्ट्र दांव पे है। संविधान जो है वो, उसको कोर्ट से इस समय बहुत सीरियस खतरा है, क्योंकि वो इलीट का एक छत्र राज जहां पर है, इलीट का एक छत्र राज इस समय सरकार के अंदर में भी नहीं है, बहुत सारी विविधताएं हैं। कोर्ट जहां है वहां पर अभी इलीट का एक छत्र राज है। वो इस चीज से बहुत सबसे ज्यादा जो सोशल क्लास परेशान है, उसकी परेशानी को वॉइस देने का काम इस समय कोर्ट कर रहा है। और वो जलन में है कि उसको, मतलब जो लोग उनके पांव की जूती टाइप ये मानते थे ना, वो खड़े हो रहे हैं ना, तो ये इनको बहुत तकलीफ दे रहा है, वो डिस्टेबलाइज कर रहा है। वो एक तरह से हार्टबर्न जिसको बोलते हैं ना, वो जो गैस बन जाती है ना पेट में, वो इनके पेट में गैस बन जाती है जब ये किसी को देखते हैं कि अरे ये आदमी तो ऐसे था, इनके दादा तो हमारे यहाँ थे ऐसे घूमते, देखो अब आया है गांव में, घर बना ले रहा है, तो गाड़ी ले आया, नहीं इसी स्कॉर्पियो खरीद लिया है। तो जलन के मारे मरे जा रहे हैं असल में, इसलिए वो चाहते हैं कि ये बाइफर्केशन हो जाए। और बाइफर्केशन अगर किसी को लग रहा है कि किसी शेड्यूल कास्ट के अंदर किसी ग्रुप को फायदा करने वाला है, तो उसको मतलब इस बात को इस तरह से समझना चाहिए कि आज जब यूनाइटेड हैं, तब तो आप IIM IIT में 2% प्रोफेसर पोस्ट ले नहीं पा रहे हैं, और उसमें तो फिर भी गुंजाइश आपके लिए फिर भी बन जा रही है कुछ। और आप तो है ना भाई, हाथरस में वाल्मीकि परिवार की लड़की थी ना, पूरा देश खड़ा हुआ था ना, शेड्यूल कास्ट के लोग सब लोग खड़े हुए थे ना, तो यही इसी से तो डर रहे हैं। सर मेरे ऊपर FIR हुआ है, उसी हाथरस केस में FIR हुआ है। इस सितंबर में मुझे जमानत पानी पड़ेगी दिल्ली हाई कोर्ट से। यस, हाँ, तो नहीं वही कह रहे हैं ना, तो हमने किसी ने नहीं देखा ना जाति क्या है लड़की की, तो ये जो यूनिटी है इसी से तो डर रहे हैं ये। तो वो यूनाइटेड तरीके से कुछ चीज की जा सकती है। थोड़ी उदारता मुझे लगता है कि बाकी तमाम जातियों में एक दूसरे के प्रति भी होनी चाहिए, थोड़ी हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए। जो लोग थोड़े से, अगर किसी को थोड़ा अगर पावर कंपेरेटिवली जिसको कहते हैं वो आ गया ना, तो उसको बहुत अपनी भाषा में बहुत उदार होने की जरूरत है, और साथ लेके चलना का दायित्व हमेशा जो है समाज के आगे बढ़े हुए लोगों का ओनस है वो। तो ये थोड़ी सी भी कड़वाहट इस मामले में
आंदोलनी तौर पर नहीं होनी चाहिए। बेशक आज की तारीख में अगर आपके खिलाफ भी खड़ा है कोई आदमी ना, तो उसको लेकर एक मतलब ये मान के चलना चाहिए कि वो कल आपके साथ हो सकता है और वो आपके साथ ही है, माना उसका इंटरेस्ट आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, तो मुझे फिलहाल यही कहना है। और आप लोग, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा और जो बैठकें वगैरह काफी हैं दिल्ली में, कल बैठक है और तो मैं उसमें भी जाऊंगा, तो हम लोग इसमें शामिल हों और डिटेलिंग जो है उसकी और लोग बताएंगे। मुझे लगता है, मुझे जितना समझ में आता है मैंने बोला ही कि इमरजेंसी है। और बहन जी ने बोल दिया तो इसको मैं और क्या ही ऐड करूं। बहन जी ने बोल दिया इमरजेंसी, मान लीजिए इमरजेंसी, बात खत्म है। और क्या बोलेंगे वो, मतलब कि जाके कूद जाओ तो बोलेंगे नहीं, संवैधानिक व्यक्ति हैं, आपको कोई हिंसक आंदोलन के लिए उकसाएंगे नहीं। लेकिन आपको आंदोलित होने के लिए तो कह ही रही है ना, आपको कह रहे हैं ना कि सारी पार्टियों पर दबाव डालिए, आपको कह रहे हैं ना कि किसी हालत में इसको लागू नहीं होने देना है। इसका मतलब नहीं देना, इसके लिए जितने तरीके संविधान के अंदर हमारे लिए अलाउड हैं उसके अंदर काम कीजिए इसको। और वो कैसे बोल सकती है, मतलब इससे ज्यादा मतलब और क्या, मतलब कोई शब्द क्या हो सकता है जब कह रही समाज के लिए मतलब खतरे की घंटी बज गई है, बज गई है। अब इसको मैं ही और क्या इसको और एक्सप्लेनेशन दूं। शुक्रिया, जय भीम। थैंक यू सो मच सर। आप हाँ, जय भीम सर। और आपका बहुत साधुवाद कि आप इस स्पेस में आए और अपनी बात रखें। और आपने जो बोला है सर कि हम लोग इसको कई दिनों तक स्पेस रखते रहे, डेफिनेटली सर। आज से मैंने इस चीज को स्टार्ट किया है और इसको मैं कंटिन्यूअली कुछ दिन तक रखूंगा। इसलिए हमने इस रिपीट को पूरे स्पेस को रिकॉर्डेड रखा है कि वो साथी जो यूट्यूब पर हैं अगर उस वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं तो विदाउट एनी कॉपीराइट इशू आप सभी लोग इसको डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे इसको अपलोड कर सकते हैं। और अगली लास्ट एक हफ्ते 10 दिन तक मैं खुद कोशिश शेयर कर लें तो मुझे लगता है कि ये 1-2 लाख लोगों तक तो कल ऐसे ही पहुंच जाएगा। तो सिर्फ करना क्या, आपको उठा के अपने वॉल पे शेयर कर लेना है, लिंक उठा के, तो वो भी मुझे लगता है कर लेना चाहिए। सूरज भाई, मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट और जय भीम आपको, आप इस स्पेस से जुड़े, आपका शुक्रिया सर।